Hello dear students, I hope you are studying very hard. नेट सेट एग्जाम की जो फर्स्ट पेपर है, पेपर 1, इसके रिसर्च एप्टीट्यूड इस टॉपिक को हम देख रहे हैं और आज हम एक बहुत ही खास मैजिकल मूव की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस मैजिकल मूव की तरफ जाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि सबसे पहले इन सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आपका स्टडी का सिलसिला जारी रहे। तो चलो चलते हैं आज की हमारी मैजिकल मूव की तरफ। मीन्स रिसर्च एप्टीट्यूड को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हम इसको एज अ होल समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बात समझ ली और दूसरी नहीं समझी और हम आगे बढ़ सकते हैं, ये गलत हो जाता है। मीन्स पेपर 1 की पूरी बात ही एक खास किस्म का लॉजिक है जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में खास करके कोहिजन कहा जाता है। कोहिजन बोले तो आपको पिछली वाली बात भी याद रखनी है, अभी जो चल रहा है उसको भी याद रखना है और जो आगे आने वाला है उसको भी याद रखना है। मीन्स अ काइंड ऑफ अ कनेक्शन ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। जैसे कोई पैराग्राफ हम जब पढ़ते हैं तो उस पैराग्राफ में पहले 4-5 जो लाइन्स हैं वो कनेक्ट होती है दूसरी 4-5 लाइन से और इसके बाद आने वाली 4-5 लाइन्स। तो एक कुल मिलाकर हमारा कॉम्प्रहेंशन होता है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है रिसर्च प्रोसेस के बाद वाला एंड आउटकम ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। मीन्स जब आप अपना सिनॉप्सिस तैयार कर लेते हो, जैसे आप नेट और सेट की एग्ज़ाम पास हो जाओगे और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद अगर आप पीएचडी के लिए जाना चाहते हो तो पीएचडी के लिए जाना आपका बड़ा आसान हो जाता है इस रिसर्च डिज़ाइन के आउटलाइन को समझने के बाद। और अगर आप इस रिसर्च डिज़ाइन के आउटलाइन को समझते हो तो बहुत ही आसान हो जाता है आपकी रिसर्च की कुल मिलाकर सोच को लेकर। इसमें इसको मैंने मैजिकल मूव क्यों कहा है, क्योंकि इसमें हम टाइटल से शुरू कर रहे हैं और कुल मिलाकर 11 बातें हम देखेंगे। टाइटल से जब हम शुरू करते हैं तो टाइटल में आने वाली बात वही बात दूसरी, टाइटल इज फर्स्ट, वही बात दूसरे इसमें भी आती है, वही बात तीसरे इसमें भी आती है, फिर वही बात चौथे इसमें भी आती है। इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। जैसे रावण के 10 मुख थे, नो 10 उसके फेस थे। इसी तरीके से किसी भी रिसर्च टॉपिक के आउटलाइन को बनाते हुए वो जो 11 पॉइंट्स हम लिखते हैं वो 11 पॉइंट्स होते हैं उसके 10 हिस्से, 11 हिस्से। तो देखते हैं कि इस रिसर्च डिजाइन को हम कैसे समझ सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम इसके साथ। तो सबसे पहले शुरू होता है हमारा काम इस टाइटल के साथ। नो टाइटल ऑफ द रिसर्च, जो भी रिसर्च आप कर रहे हैं उसका टाइटल। अब इस टाइटल में क्या होता है, इस टाइटल में खास करके 2 चीजें होती है। एक होता है आपका प्रॉब्लम जो आप डिस्कस करते हो और दूसरा होता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कोई भी सही और अच्छा वाला टाइटल वही होता है जिसमें आप प्रॉब्लम भी दिखाते हो जबकि वो दिखती नहीं है और उसका सॉल्यूशन लेकर आप बात करते हो। जैसे मेरा रिसर्च अगर मैं लेता हूँ आपको सिर्फ बताने के लिए, वो उसका टाइटल था द इफेक्टिव यूज ऑफ फिल्म कम्युनिकेशन टू टीच एंड इंटरप्रेट नॉवेल्स एंड ड्रामाज विथ स्पेशल रेफरेंस टू 4 मूवीज दी थी मैंने, साइको, उदरिंग हाइट्स, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एंड गाइड। अब देखो मेरा टाइटल कैसा बन रहा है, द इफेक्टिव यूज ऑफ कम्युनिकेशन इन फिल्म्स टू टीच एंड इंटरप्रेट नॉवेल्स। अब नॉवेल्स और ड्रामास तो सालों साल लोग पढ़ा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। मुझे इसमें एक प्रॉब्लम नजर आई। प्रॉब्लम ये कि अब जमाना इतना फास्ट हो गया है, टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा मीन्स सब कुछ चल रहा है, लोग मोबाइल पर बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, फिल्में, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स, पाम टॉप्स, ये सारी बातें आ जाने की वजह से मीन्स कोई भी ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है। नो मीन्स मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है एज अ टीचर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मैंने देखा है कि अब बच्चे पढ़ते नहीं हैं। खास करके बड़ी बड़ी जो नॉवेल्स होती है, मोटी मोटी नॉवेल्स होती है, वो ड्रामाज, अब पढ़ने का चलन नहीं रहा है उतना जितना होना चाहिए। खास करके लैंग्वेज और लिटरेचर के बच्चों ने तो पढ़ना ही चाहिए।
उनकी सिलेबस में जो भी किताबें दी है उनको। लेकिन जब हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो पाता है, और जब ऐसा नहीं होने की वजह क्या है, तो मुझे लगा कि टीचर भी इस बात को समझा नहीं सकते हैं अपने क्या कहते हैं उसको, क्लासरूम में टीचर ठीक तरीके से नहीं समझा सकते हैं कि भाई इस नॉवेल में दी गई जो डिस्क्रिप्शन है सेटिंग के तौर पर, उसको वो क्लासरूम में बच्चों के आंख के सामने लाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और इसीलिए मुझे लगा कि कुछ और करते हैं कि जिन नॉवेल्स और ड्रामास पर फिल्में बनी है, जिसे अडेप्टेशन कहा जाता है, ओके, अडेप्टेशन, तो उन्हीं फिल्मों को अगर दिखा दिया जाए तो फौरन बच्चों के दिमाग में वो सेटिंग आ जाता है कि इस सेटिंग में चल रहा है। और बच्चे अगर अंग्रेजी भाषा अच्छे से जानते हैं तो दे कैन डिस्क्राइब थिंग्स आफ्टर watching the movie. After watching the movie, they can go for reading the original text. एक इंटरेस्ट भी क्रिएट किया जा सकता है। मेरा उद्देश्य भी ये था, जो हम बाद में बात करेंगे। वन ऑफ माई ऑब्जेक्टिव्स वॉज दिस, टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स टू रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट, and my primary interest was not to show them or to screen the movies, adapted movies even. My primary objective was to turn them to read the original text. So the problem was कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। The problem was कि टीचर क्लासरूम में नॉवेल में आने वाली डिस्क्रिप्शन को उतने इफेक्टिवली नहीं बता पाएंगे जितना फिल्मों में दिख सकता है। और इसलिए मैंने सॉल्यूशन क्या लिया, द सेम सेटिंग, द डिस्क्रिप्शन कैन बी शोन और स्क्रीन टू द स्टूडेंट्स देयर ऑन द स्क्रीन, फिल्म स्क्रीन। और एक अच्छी बात इसमें यह थी कि यूरोप में यह बहुत बड़ा चलन है कि जो अच्छी नॉवेल्स और ड्रामाज होती है उन पर फौरन फिल्में बन जाती है, अडेप्टेशन हो जाता है उसका, और बहुत हद तक वो उस अडेप्टेशन को जस्टिस, न्याय देने की कोशिश करते हैं। हमारी तरफ भी अडेप्टेशन का चलन अब शुरू हुआ है। जैसे ओमकारा फिल्म बनी थी, तो ओमकारा फिल्म ये ऑथेलो पर बनी हुई थी। जैसे हैदर फिल्म बनी थी शाहिद कपूर जिसमें थे, वो हैमलेट के ऊपर बनी हुई थी, या मकबूल थी, वो मैकबेथ पर बनी हुई थी। तो जो लिटरेचर की क्लासिक है उसके ऊपर फिल्में बनाने का चलन इंडिया में भी कुछ हद तक शुरू हुआ है। वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा, लोग उतना ज़्यादा लिटरेचर की तरफ बढ़ेंगे, ये मेरी अपनी सोच थी। तो इन माय टाइटल द इफेक्टिव यूज ऑफ फिल्म कम्युनिकेशन, ये मेरा सोल्यूशन था टू टीच एंड इंटरप्रेट नॉवेल्स। मैंने इसको पेडागॉजी में तब्दील कर दिया था, लेकिन ये लर्निंग के लिए भी जा रहा था। So in my topic you will find there was the problem and the solution, even though the problem was not exactly mentioned but it was there. Okay, इसी तरीके से फिर हम जब इसका, अब ये मैजिकल मूव क्यों है, टाइटल लेने के बाद मैं चल रहा हूँ इंट्रोडक्शन, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मैंने बनाया। तो इंट्रोडक्शन में मैं क्या ले सकता हूँ कि व्हाट वाज द कंडीशन और व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टीचिंग and learning of English literature, particularly novels and dramas and short stories, and what are the difficulties in, वही बात मैं कह रहा हूँ कि उसमें क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं। फिर उसके ऊपर मैं एक पैराग्राफ लिख दूंगा, and then I will say why I have chosen this use of film communication to teach and interpret novels। तो मैं अपनी बात लिख दूंगा। ये 3 बातें लिखकर मैं अपना एक इंट्रोडक्टरी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बना सकता हूँ। अब आप देखेंगे कि जो मैंने पहले इस हिस्से में बात की है टाइटल में, वही बात मैं कर रहा हूं अपने इंट्रोडक्शन में, बस उसका जो जो लेंथ है वो बड़ा हो जाएगा, बात थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में मुझे एक प्रॉब्लम को स्टेटमेंट में तब्दील कर बताना है। तो मेरा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कैसे रहेगा, दैट मीन्स it is not possible to teach and interpret novels there in the classroom। मेरा कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से बनेगा और मैं आगे बढ़ूंगा। माई प्रॉब्लम विल बी स्टेटेड दैट वे। मीन्स मैंने पहले अपना टाइटल लिख दिया, फिर मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया, और अब मैंने लिख दिया है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। अब मैं चौथी बात जब कर रहा हूं, दैट इज व्हाट वी कॉल इट, एक्सक्यूज मी, द पर्पज ऑफ द स्टडी। सॉरी,
द पर्पज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई स्टडी, अगेन द सेम, मैं वही बात करूंगा। द पर्पज ऑफ माई स्टडी इज टू मेक स्टूडेंट्स रीड ओरिजिनल टेक्स्ट, पर्टिकुलरली नॉवेल्स एंड ड्रामास, ताकि उनका लिटरेरी सेंस बढ़े, उनका लिटरेरी एस्थेटिक बढ़े, उनका लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन बढ़े। नो, सो दैट इज द पर्पज ऑफ माई स्टडी। और ये पर्पज कहाँ से आया? प्रॉब्लम में से आया है कि भाई बच्चे पढ़ते नहीं हैं, टीचर्स ठीक तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते, इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। अब बातें बहुत ज्यादा बदल गई हैं, तो जो बदली हुई बातों का ही सहारा लेकर हम क्या कर सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दैट वॉज द थिंग इन माई माइंड, और उसको लेकर मैंने मेरा पर्पज बना लिया। माई पर्पज इज, माई सोल पर्पज इज टू मेक स्टूडेंट रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट, क्योंकि वो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने के बाद ही लिटरेरी सेंस आएगा, लिटरेरी एस्थेटिक को एंजॉय किया जाएगा, लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगा। वरना सिर्फ अडेप्टेशंस दिखा दिए और अडेप्टेशन दिखाकर हम ऐसा कहेंगे कि मैंने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा है, तो गलत हो जाएगा। अडेप्टेशन इज एट ऑल, आफ्टर ऑल इट इज एन अडेप्टेशन। वो अडेप्टेशन है, दैट इज नॉट द ओरिजिनल टेक्स्ट। हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपकी समझ में आएगा। टाइटल इज द फर्स्ट, टाइटल के बाद हम लिखते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, दैट इज कॉल्ड एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, और फिर हम लिखते हैं द पर्पज ऑफ द स्टडी। मेरा जो स्टडी है, रिसर्च स्टडी, उसका पर्पज क्या है। इसके बाद हम आएंगे, वी शैल कम टू दिस पॉइंट, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब मेरे पर्पज को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिटरेचर का रिव्यू लेना पड़ेगा। देखो हम थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं, लिटरेचर रिव्यू हम 2 बार लेते हैं। फर्स्ट लिटरेचर रिव्यू वी टेक at the time of फर्स्ट लिटरेचर रिव्यू हम कब लेते हैं, बिफोर सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक। टॉपिक को सिलेक्ट करने से पहले भी हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू लेते हैं, ताकि हम टॉपिक बना सके। ओके, आप इस बात को पक्का ध्यान में रख ले कि टॉपिक सिलेक्ट करने से पहले भी हमें हमारे इंटरेस्ट को लेकर कुछ पढ़ना पड़ता है। ओके, और टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद भी, आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक के बाद भी हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर लेना पड़ता है, क्योंकि इस रिव्यू ऑफ लिटरेचर को लेने के बाद ही हमने जो हमारे मन में टॉपिक में जो हमने बात रखी है, एक सॉल्यूशन के तौर पर, एक हाइपोथेसिस बनाने के लिए कि क्या क्या पॉसिबल वेज है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इन बातों का जिक्र हम रिव्यू ऑफ, अब तक किसने क्या क्या काम किया है, मैंने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुना है, मैंने जो टॉपिक फॉर्म किया है, अब मैं जिसमें टॉपिक में रिसर्च करने जा रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी किन लोगों ने काम किया है, इन बातों को बताने के लिए, मुझे समझने के लिए मुझे रिव्यू ऑफ लिटरेचर लेना पड़ता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर मीन्स व्हाट, द वर्क डन बाय अदर्स that has been published in the research thesis, online offline publications, journals, reference books and what not। इन सब बातों को हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर ऑफ द टॉपिक जिसको मैंने चुना हुआ है। ओके, मीन्स उस बात का लिटरेचर का रिव्यू हम लेते हैं जिस टॉपिक में हम इंटरेस्टेड है, काम कर रहे हैं, जिसका हमने चुनाव किया है। ओके, तो इस तरीके से हम चलते हैं। आई होप कि आप समझ रहे हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं हाइपोथेसिस की तरफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को हम कहते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ अ टेंटेटिव जस्टिफिकेशन, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन और टेंटेटिव आंसर टू द प्रॉब्लम, टेंटेटिव आंसर टू द क्वेश्चन वी हैव फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ सम क्वेश्चन फॉर्मिंग और प्रॉब्लम फॉर्मिंग में हमने टॉपिक फॉर्मेशन में जो हमने लिया है उसको लेकर। तो हाइपोथेसिस इज व्हाट, क्या हमारे दिमाग में आता है कि इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, दिस कैन बी द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू डिस्कस। ओके, तो हाइपोथेसिस इज दैट पार्ट। और इस हाइपोथेसिस को सही करने के लिए अब तक हमने जो पढ़ा है, इसको हमको एक खास मेथड्स एंड प्रोसीजर में डालना पड़ता है। अ काइंड ऑफ अ मेथड एंड मेथडोलॉजी विल हैव टू कंटिन्यू विद while doing the what say research। अब ये कैसा है, जैसे
मैं आपको बताते चलूँ, एक सिंपल सी बात है कि भाई अगर मुझे कोई चीज़ पकानी है, खाना बनाना है, कुकिंग करना है, तो मेरे दिमाग में पहले आता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है और उसके हिसाब से मैं कुछ बातें दिमाग में बना लेता हूँ और वो कैसी बनानी है, हाउ थिंग्स हैव टू बी डन, उस चीज़ को कैसे बनाना है ये मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। नो सो मीन्स बाय व्हाट मेथड और मेथडोलॉजी आई एम गोइंग टू कंडक्ट माई स्टडी, माई रिसर्च वर्क, दैट इज व्हाट। और मेथड और मेथडोलॉजी को लेकर एक छोटा सा वीडियो आपके लिए ज़रूर पेश हो जाएगा। आप कनेक्ट रहे इस सारी लेक्चर सीरीज से, नो, ताकि ये पूरा पेपर 1 आपको बहुत ही सिंपल और आसान लगे। फिर हम आते हैं कि स्कोप एंड लिमिटेशन क्या होगा, ये बहुत ज़रूरी है। हमने पहले भी देखा है कि रिसर्च शुड नॉट बी टू स्मॉल और टू लॉन्ग, मीन्स बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं, उसका एक खास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो उसके लिए हम स्कोप एंड लिमिटेशन के बारे में बातें कर लेते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या बातें हो सकती है। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज ये सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। अब वही बताना है हमको कि हमारे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माई स्टडी, हाउ दिस स्टडी विल हेल्प अदर्स, how this study will make academics better, how this study will help the teachers and the students and even for the general readers of literature। तो इस तरीके से हम हमारी स्टडी का सिग्निफिकेंस बताते हैं, द इम्पोर्टेंस, द सिग्निफिकेंस ऑफ माई स्टडी। नेक्स्ट इज द थिंग, द टेंटेटिव चैप्टराइजेशन। फिर हम चैप्टराइजेशन करते हैं कि पहले चैप्टर में हम लिखते थे इंट्रोडक्शन जो हमने लिखा है, फिर हम लिखते हैं कि बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, फिर हम लिखते हैं कि आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आई, जो भी आपका सही तरीका है उसको अपना कर आप आपका चैप्टराइजेशन लिखते हो और आप आखिरी में लिखते हो रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस कैसे लिखे जाते हैं इसके लिए एक बहुत छोटी सी वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, सो इस तरीके से हम देखते हैं कि भाई हमारी शुरुआत होती है टाइटल से, फिर हम आते हैं इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर हम तीसरी बात ये, फिर चौथी बात दिस इज एन आउटलाइन। नो, ये आउटलाइन बनाने के लिए जो भी लोग आज भी रिसर्च अगर कर रहे हैं अलॉन्ग विद नेट एंड सेट एग्जामिनेशन, जिन्होंने पेट क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है अपने रिसर्च डिजाइन के रिसर्च के प्रपोजल को, सिनॉप्सिस को रखने का। सो टाइटल इज देयर, इंट्रोडक्शन हम जो देखते हैं, सेकंड वन इज इंट्रोडक्शन, then third one is statement of the problem, fourth one is the purpose of the study, then fifth one is what say review of literature, then hypothesis, methods and procedures, scope and limitation, and the last three are significance of the study, then tentative chapterization and references। that's all। आपकी समझ में एक बात बड़ी आसानी से आ जाएगी कि ये जो कुछ हम देख रहे हैं टाइटल से तो रेफरेंसेस तक, ये सारी बातें एक कड़ी में जुड़ जाती है, इसीलिए मैंने इसे मैजिकल मुफ कहा था। अगर आप ये समझ जाते हो तो रिसर्च का जो आपका एप्टीट्यूड है और रिसर्च करने का आपका जो एटीट्यूड है वो ज़रूर बदलेगा, बेहतर हो जाएगा और बड़ी आसानी से आप इसके ऊपर कोई भी सवाल आने दो आसानी से टैकल कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द न्यू वीडियोज़ to you। Thank you very much।